नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला मॉक टेस्ट फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और ये जो है सेट नंबर है 14, सेट नंबर 14 है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन। और जो 40 सेट का ये सीरीज़ मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, इसी में से लगभग 65 से 70 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, इसका पीडीएफ, बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूजन है भाई, पीडीएफ इसका प्रिंट आउट जरूर करवा लेना। और उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है अभी तो मैं करवाऊंगा ही, साथ में जो आप खुद से करेंगे ना तो डिटेल में चीज़ों को दिया गया है। तो ये गलती मत करिए कि भाई पीडीएफ आप प्रिंट आउट करवा के उसका रिवीजन नहीं करें, वो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन मैं कर दिया हूँ। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, तो भाई जो लोग बिहार मद्य निषेध दरोगा, जिसका मई में एग्जाम है, मई 2025 में 18 मई का एग्जाम है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सर्वोत्तम सेट प्रैक्टिस है। बिहार दरोगा जो अपकमिंग वैकेंसी है 1800 प्लस, हो सकता है कि इसका अगर 2000 चला जाए, उसके लिए भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। और मैं फिर से कर रहा हूँ, 65 से 70 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको छपेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल जुलाई से एग्जाम आप लोग का शुरू है, आपके लिए तो ये सर्वोत्तम है। तो ये तीनों के लिए आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण सेट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ बिहार दरोगा बैच लेना चाहते हैं तो कैसे जुड़े। तो भाई ये सारे इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं फी कम कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं 1099 कर दिया हूँ। जो भी जानकारी लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, जो क्लास कंप्लीट हो गया है उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें मॉक टेस्ट का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो ये जो 40 सेट का मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये कंप्लीट पीडीएफ। और जो लोग सिर्फ मॉक टेस्ट और अभ्यास सीरीज में आना चाहते हैं उसका फी 599 है। इसके रिगार्डिंग भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर वही है, पेमेंट का नंबर भी वही है ना। तो जो भी जानकारी लेना है तो इसी नंबर पर 93 नंबर पर 9341766130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 9341766130। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, चूंकि क्वेश्चन करना जरूरी होता है और सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट है। ठीक है, चलो भाई बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपने 100 में कितना क्वेश्चन सही किया। और लास्ट में मैं कट ऑफ भी बता दूंगा कि कौन सा कैटेगरी का कितना कट ऑफ था इस टेस्ट में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में किस में जो है सम्मिलित है। गंगा के मैदान जो है कौन से भाग में जो है सम्मिलित है। ये दोनों क्षेत्र उत्तरी उत्तर प्रदेश, सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, और आप देख सकते हैं बिहार के, एक मिनट आप देख लीजिएगा, बिहार के जो है भाग, तो ये वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैपिंग का है और डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में भी छपेगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई मैपिंग आपको आना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का जो है पूर्वी, ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिखेगा और यहाँ पे बिहार दिखेगा, है ना। तो देखिए इसका जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा इलाका, तो ये आप कहीं ना कहीं पूर्वी का बात कर रहे हैं और बिहार का। और मैं आपको बता दूँ, गंगा के जो मैदान है, दोबारा सुनिए, गंगा के मैदान की मैं बात करूँ तो इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ये कौन कौन सा है जरा सा ये भी समझ लीजिएगा। तो एक तो आपका हो गया ऊपरी गंगा का मैदान, पहला हो गया, है ना, ऊपरी, ये ऊपरी है भाई, ऊपरी गंगा के मैदान। दूसरा हो गया आप लोग का मध्य गंगा के मैदान। और तीसरा जो हो गया वो हो गया भाई निम्न गंगा के मैदान। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो आता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में, मध्य गंगा के मैदान में। और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे देख सकते जाते हैं। ठीक है, और ये डिटेल में मैं जब थ्योरी क्लास पढ़ाया था आप लोगों को तो उसमें मैं बताया हूँ डायग्राम से। ठीक है, और ज़्यादा वास्ट में जाऊँगा तो वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आप सीधे तौर पर कर सकते हैं, आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य भाग। बिहार के जो पिछला भाग है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार के मध्य भाग जो होता है ना, वो जो है बिहार के मध्य भाग आप कह सकते हैं डायरेक्टली, या फिर बिहार के भाग जो है मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि गंगा के मैदान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो आप कह सकते हैं 3 भागों में। कौन कौन सा, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और डायरेक्टली क्वेश्चन आने का संभावना, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल आप जो लोग यहाँ पे सेनोजोइक टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो सेनोजोइक काल में हुआ है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में चलो भाई बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैं डिटेल में इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, जो पिछले जो टेस्ट था ना उसमें डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन हमको दिखेगा कि भाई इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं किया मैं करूँगा। ठीक है, इसलिए आप जो अभी तक 1 से लेकर 13 टेस्ट नहीं दिए हैं जाके दे देना। अगला क्वेश्चन है भाई, साल के वनों का
सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि साल का जो वन है ना, सबसे ज़्यादा कौन से घाटी या कौन से पहाड़ी में पाया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो, ए राइट आंसर इज द यही होगा, यही होगा। नीलगिरी पहाड़ियों में जो है साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, या फिर साल का पेड़ जो है सबसे ज़्यादा नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, साल के वन जो है हिमाचल के निचले ढालों में, हिमाचल प्रदेश का नाम आपने जरूर सुना होगा, एचपी का बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ, हिमाचल प्रदेश के जो है निचले ढालों और कुछ जो तराई का क्षेत्र होता है वहाँ पे, और उसमें खास तौर पे आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश भी हो जाता है इसमें, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, उड़ीसा, उसमें भी जो है पाया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो साल का पेड़ होता है ना भाई, तो यह जो है आप देखेंगे तो हल्के भूरे रंग की कठोर और टिकाऊ लकड़ी होता है साल के पेड़। इसका उपयोग आप सबको पता है, जो रेल के डिब्बे, लकड़ी के जो पेटियाँ होते हैं आपको पता होना चाहिए, उसमें काम आता है, फर्नीचर में काम आता है, खंभे में काम आता है, तो कई सारी चीज़ें में जो है साल के पेड़ का जो है हम लोग उपयोग में लेते हैं। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। साल का पेड़ का लकड़ी बहुत मजबूत होता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिल्कुल आंसर जो लोग सी टिक किए हो, बिल्कुल सही किए हो, सी हो जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं प्लेक्टन। प्लेक्टन, अच्छा प्लेक्टन क्या होता है सर? तो प्लेक्टन जो है सूक्ष्म जीवों के विविध संग्रह होता है ना, विविध संग्रह होता है, सूक्ष्म जीवों का कई सारे समूह होता है, इसलिए कहते हैं हम लोग विविध संग्रह होता है, जो जलीय वातावरण में क्या होता है, सामूहिक रूप में रहते हैं, मतलब कि एक समूह बना के रहते हैं। और ये मछली एवं जो है वेल जैसे कई बड़े जलीय जीवों के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? 5 का आंसर बता दो। बिल्कुल सी जो आंसर टिक कर रहे हो, 1948 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे कई सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा, मैं लिखूंगा नहीं, आप सुन लीजिए। देखो भाई, अमेरिका की टेनेंसी घाटी योजना से प्रभावित, अमेरिका में एक घाटी है जिसका नाम है टेनेंसी घाटी योजना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने कब? तो 1948 में, कब? 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया था। ठीक है, तो और ये जो है दामोदर घाटी निगम की स्थापना एक अधिनियम बनाकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर किया था। कौन कौन से राज्य अगर पूछा जाए तो बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ मिलकर किया था, है ना। और इसका काम क्या होगा? तो इसके जो है जल उपयोग होता है ना, तो इसके जल उपयोग में सिंचाई किया जा सकता है और साथ ही बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भाई यहाँ पे आपके सामने, कह रहा है कि टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति जो है कहाँ पे निवास करती है? बिल्कुल डी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में, और डिटेल में इसके बारे में बताया भी हूँ, तमिलनाडु राज्य में निवास करता है। तमिलनाडु राज्य का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे केरल है भाई, और यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है, और यहीं पे जो है कौन सा? तो आप देखेंगे तो टोडा जनजाति जो है पाया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? किसका? तो लौह अयस्क का। इसी में से आंसर चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 5 स्टार कर लीजिए, और मैं 5 स्टार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर छपने वाला है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बिल्कुल, जो लोग सी टिक कर रहे हो, सही टिक कर रहे हो, सी इज द राइट आंसर। देखो भाई, लौह अयस्क मैं कह रहा हूं, शब्द को पकड़िए, तो लौह अयस्क के उत्पादन में जो उड़ीसा राज्य है, दोबारा सुनिए, लौह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा राज्य, एक मिनट, उड़ीसा राज्य जो है, उड़ीसा राज्य का स्थान जो है ये प्रथम है ना, उड़ीसा राज्य का स्थान जो है ये है भाई प्रथम। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्या बात ध्यान रखना, लो एस्कर में प्रथम स्थान पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रथम नंबर पे जो है ओडिशा आता है, जरा सा ध्यान रखिएगा, है ना। कौन आता है भाई? प्रथम नंबर पे ओडिशा आता है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, लो अयस्क में बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ आता है, और तीसरे नंबर अगर ध्यान रखिएगा तो आप कह सकते हैं सर कर्नाटक और झारखंड, इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है कि लाख है भाई, लाख क्या है ये पूछ रहा है। बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा। देखो, लाख जो है, लाख कीटों का एक शरीर जो है, यहाँ पे श्रावण होना चाहिए, कोई बात नहीं, इसे श्रावण लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ पे श्रावण हो जाएगा भाई, श्रावण है। ठीक है, दोबारा सुनिए, लाख जो है कीट का एक शरीर श्रावण है, यह एक प्रकार का रेजिन है, राल अथवा रेजिन है, जो केरिया लेका नामक कीड़े, कौन सा कीड़े? तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिया होता है, केरिया लेका नामक कीड़े से प्राप्त होता है। यह जो है मादा कीट के शरीर से तरल के रूप में निकलती है, और होता यह है कि हवा के संपर्क में आने पर जो है ये कठोर हो जाता है ना।
और लाख कीट का पालन जो है कुसुम, पलाश व बैर के पेड़ों में किया जाता है। तो खासतौर पर कई बार बैर रहता है, बैर जो खाते हैं ना भाई, बैर के पेड़ों में इसका जो है उत्पादन किया जाता है इस कीट का, है ना, कीड़िया लेका कीट का। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक परवाल द्वीप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है, आप सबको पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो है लक्षद्वीप है अरब सागर में, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे ये जो द्वीप बना हुआ है, जो कि 36 छोटे छोटे द्वीप है, आपको पता होना चाहिए 36 द्वीपों का समूह है। और ये जो द्वीप का निर्माण हुआ है, ये परवाल नामक जो है जीव हुआ करता था, है ना, अभी भी है, और वो सर गल जाते हैं, मर जाते हैं, तो इकट्ठा होकर एक द्वीप का निर्माण कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो लक्षद्वीप एक परवाल द्वीप है, लक्षद्वीप के समूह के अंतर्गत जो है 36 छोटे छोटे द्वीप है, आप सबको पता होना चाहिए। परवाल भित्ति के जमावों से बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको बता भी दिया हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जा सकते हैं, पता है क्या? आप लोग बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, सर ये क्वेश्चन और लिए हो तो वहाँ पे मैं चर्चा कर लूँगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की मध्य घाटी में सांकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल उसे हम लोग कहते हैं वहाँ के भाषा में मेंतई, मेतई, मतई। अब यहाँ पे देखो क्यों कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गूगल बाबा का सहारा ले लीजिए, इतना काम करिए, खुद से सर्च करिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सा जैविक रूप में अपघटनीय नहीं है? कौन से रूप में? तो जैविक रूप में अपघटनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल डी, एल्युमिनियम फॉयल। यहाँ पे कॉइल होना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो, वे पदार्थ जो जैविक परिक्रमों से अपघटित हो जाते हैं, जैव जो है निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पशुओं के अपशिष्ट, पेड़ पौधे के अंग या फिर अंश, अंग नहीं कहूँगा, अंश, कागज, जैविक खाद आदि उसमें आता है। जबकि जैविक परिक्रमों से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ अजैव जो है निम्नीकरण या फिर नवीकरण, नवीनीकरण मैं नहीं कहूँगा, निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे मानव निर्मित प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम फॉयल हो गया, ये सब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं सर ये जैविक अपघटनीय नहीं होता है, ये इतना कठोर होता है, प्लास्टिक, मानव निर्मित प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल, ये सब ऐसा होता है कि ये अपघटनीय नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनांकिकी डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का जो है संदर्भ है, कौन सा है? बिल्कुल सी हो जाएगा भाई, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात, है ना, निकालते हैं ना कि प्रति 1000 पुरुष पे महिला का अनुपात हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे महिला। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है भाई, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर किसको जोड़ता है? आंसर बताओ सभी लोग। पनामा नहर, बिल्कुल जो लोग 20 टिक कर रहे हो सही टिक करो। प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, है ना, तो आप जो है वर्ल्ड ये मैप बनाएंगे ना, एटलस, यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको लोगों को बता के दिखा देता हूँ यार, है ना, यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कमी है, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, छोटा बनाऊंगा तब होगा, बाद में चर्चा कर लेंगे इसके बारे में, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा। देखो भाई, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को जो है दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये, और यहाँ पे उसके नीचे जैसे जाइएगा, है ना, पनामा नहर यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहीं पे जो है दक्षिणी अमेरिका आपको दिखेगा, तो ये दोनों को अलग करता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को मिलाती है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके दोनों सिरों को पर जो है कोलन जैसे अटलांटिक महासागर, और पनामा मतलब कि प्रशांत महासागर बंदरगाह स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसको देखना कि फिजी द्वीप अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर में। देखो भाई, फिजी द्वीप जो है ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी सूबा है, और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है महासागर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन जो है, मतलब खारापन से समझ रहे हैं ना भाई, इसमें जो 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 सालानिटी होता है, जो नमकीन होता है, ये पूछ रहा है ना, तो कितना है ये कह रहा है कि अरब सागर के पानी का औसतन जो है खारापन जो होता है, नमकीन जो है, वो कितना है। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल आंसर जो टिक करो, बिल्कुल यहाँ पे बी जो टिक करो 35 हो जाएगा। पीपीटी का मतलब होता है 5/1000, ठीक है। तो अरब सागर के पानी का औसतन खारापन जो है 36 पीपीटी,
5/1000 होता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का औसतन जो लवणता है या फिर नमकीन जो है वो है कितना 30 है, 30 पीपीटी है। ये भी ध्यान रखिएगा। वही समूचे समुद्र या फिर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं उसे समूचे हिंद महासागर का औसतन लवणता कितना है, तो ये 35 है, 35 पीपीटी है ना। पीपीटी से मतलब क्या होगा 5/1000। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर ये पूछा था अरब सागर का। अरब सागर का तो होता 36 है, लेकिन 36 ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए 35 है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अरब सागर कहीं पूछा है ना, तो बिल्कुल ठीक है, अरब सागर कहीं तो पूछा था। सबसे ज़्यादा जो है खरापन है किसका, अरब सागर का। क्वेश्चन अरब सागर कहीं पूछा था, लेकिन 36 है, ये 36 है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 36 ऑप्शन में है नहीं, तो 35 इसका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अब फास्ट में लेके चलता हूँ भाई साहब। कह रहा है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था। मंगल पांडे ने कहाँ पे किया था विद्रोह का प्रारंभ, सबको पता है ये क्वेश्चन। और कुछ लोग जाहिर बात है गलत भी करेंगे, तो बिल्कुल बी हो जाएगा, बैरकपुर। देखो भाई ये डेट था, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 29 मार्च। ये 29 मार्च कब, तो 1857 का डेट पता है आप सबको। तो 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में जो है मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों का, कौन कौन था वो था, तो एक का नाम था ह्यूसन, और बाघ को क्या किया था, उसके खिलाफ विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। तो ये भी डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछ देते हैं, हालांकि जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बता दिया हूँ डिटेल में, और बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं PDF में लिख दिया हूँ सारी चीज़ें। बहिष्कृत भारत, जिसका नाम जो है जनरल किसने जो है शुरू किया, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा, करशन दास मुजली, करशन दास मुजली। देखो भाई बहिष्कृत भारत पत्रिका, ये बहिष्कृत भारत ये पत्रिका है, ठीक है। जनरल किसने शुरू किया है ये पूछ रहा है। तो बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया, ये पत्रिका है, मैं आपको फिर से बता दूं। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। ओहो माफी चाहते यार, भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था, मैं क्या आंसर बता दिया हूँ। ये हो जाएगा, पी हो जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत ये पत्रिका है, ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था, माफी चाहता हूँ। ठीक है, चलो इसका डी हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है, देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ये हो जाएगा। ये है सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन भाई, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था, क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का। देखो भाई केरल का जो क्षेत्र है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे केरल राज्य है, और यही केरल राज्य, और यहीं पे मोपला जनजाति हुआ करता है, अभी भी है, ठीक है। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में कब, तो ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1921 का बात है। 1921 में हुए मोपला विद्रोह जो है खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, ठीक है, जिसका नेतृत्व जो है खिलाफत नेता अली मुस्लियार ने किया था। और इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और शौकत अली ने भी किया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, ये पूछ रहा है। 20 का बिल्कुल सभी लोग टिक करेंगे, सी मैसूर हो जाएगा भाई। तो मैसूर रियासत में जो है कांग्रेस दल पूर्ण विकसित संगठन था। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर जैसे रियासतों का आकार कई यूरोपीय देशों के बराबर था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, सबको पता ही होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल डी हो जाएगा, और डी इज द राइट आंसर 21 का। देखो भाई H आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से कितना, तो 1 अक्टूबर 1906 को जो है शिमला में मिला, और इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। मिंटो ने इनकी मांग को जो है पूर्ण समर्थन किया, और जिसके फलस्वरूप होता यह है कि मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, कब, तो ये डेट ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछ लेते हैं। तो भाई 30 तारीख का है, 30 तारीख था, तो 30 दिसंबर 1906 को जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो सलीमुल्लाह खां, तो ये डेटा जो मैं दे रहा हूँ वैसा ही नहीं दे रहा हूँ, आपका यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भाई, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगा जब, कब से ये उन्हें जो है ये उपाधि मिला है, ठीक है। तो देखो भाई ये सन 1896-97 में बंगाल की मैं बात कर लूँ तो तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन किया था, टैक्स आप नहीं दो उसके लिए आंदोलन किया था, और उसी दौरान जो है जनता ने उन्हें लोकमान की उपाधि दिया था।
तो जनता के द्वारा दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं भाई, है ना। कोई बात नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं बल्कि ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि जनता के द्वारा दिया गया था तो ऑप्शन तो है नहीं। एक लोकप्रिय शिक्षक बने इन्होंने, एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, उन्होंने मर्डर केस में भी बनाए, उनसे वजह ये सब तो किया था, बिल्कुल सही है। लेकिन इन्हें ये जो लोकमान्य तिलक की उपाधि जो मिला था वो जनता के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा किया गया था। क्यों दिया गया था? कि भाई वहाँ पे बोला कि भाई टैक्स के लिए आंदोलन किया अंग्रेजों से, और ये इसके लिए सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद जनता के द्वारा ये उपाधि दिया गया था, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? महात्मा गांधी किया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। देखो भाई, ब्रिटिश का जो है भर्ती सार्जेंट का उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण महात्मा गांधी को दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिया था गांधी जी को, और चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा है महात्मा गांधी को, और ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को जो है केसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और मतलब कि दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखो भाई, लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में जो है अभिवादन किया। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे, आप सबको पता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ब्रिटिश शासन काल में संविधान का विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये तो था ही 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1933 था ही, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम कहते हैं, ये तो था ही। लेकिन ये नहीं था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, वो बाद में आया था, आप सबको पता होना चाहिए। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भारत स्वतंत्र होने के बाद आया था, जो कि अस्पृश्यता के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे लाया गया था, ये वाला। ये बाकी सही था, तो आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? डी इज द राइट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगनी और जित्तल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, किन धातुओं का बना हुआ था? टांका, ससगनी और जिंतल कौन से धातु का बना हुआ था, ये पूछ रहा है। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल ये हो जाएगा। सतलंग काल के जो है टका, चांदी और जिंतल तांबे से बना होता था, आप सबको पता है। तो चांदी और तांबा, और साथ में जिंतल भी आप बोल सकते हैं भाई, है ना। टांका चांदी, टांका यहाँ पे लिख देता हूँ, टांका चांदी, जिंतल तांबा होता है, जिंतल तांबा ही होता है, जिंतल तांबा से ही बना होता था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? सभी को आंसर पता है, मैं नहीं बताऊंगा ये आंसर, आप लोग पता है बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान। देखो भाई, तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है ना, ये 1192 ईस्वी में होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसके बीच में होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान हारते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ था, सॉरी मोहम्मद गौरी का यहाँ पे जीत हुआ था। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध जो है, युद्ध जो है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कह सकते हैं, उसके मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में मुस्लिम का विजय होता है और राजपूत की हार होती है ना। तो ये पूछा था कि भाई किसके बीच में हुआ था, पूछा क्या है भाई? अच्छा, कौन पराजित हुआ था, हारा कौन था, किसकी हार हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें 28 का भाई, तो जाहिर सी बात है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके जो है भक्त समझते थे, ठीक है। बिल्कुल आंसर ये होगा बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला 29 का, बिल्कुल ये जहांगीर के समय में। देखो भाई, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे थी। उसने हैरात के अकारिजा के नेतृत्व में जो है आगरा में एक चित्रकला की स्थापना की। उसके समय में प्रमुख चित्रकार जो थे, फारूक बेग, दौलत था, मनोहर आदि थे। जहांगीर ने जो है मनसबदारी में 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा का भी शुरुआत किया था। ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध जो है बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद, जिसे हम लोग जामा मस्जिद भी कहते हैं, आप जामा मस्जिद बोल सकते हैं, का कौन सा प्रवेश द्वार है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। देखो भाई, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर जो है 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाजा बनाया। इसमें एक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया
हुआ था और यह ईरानी अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है। बुलंद दरवाजा की दक्षिणी दिशा अकबर के दक्षिण विजय और गुजरात विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके निर्माण में लाल व काले बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा, है ना, दक्षिणी। तो ये पश्चिमी जो है प्रवेश द्वार, दक्षिणी प्रवेश द्वार है। सी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी 30 का है ना भाई? हाँ 30 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सी तो है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन से जो है निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? 31 का बिल्कुल सी हो जाएगा, शिवाजी। मैं आपको बता दूं, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है और इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। छत्रपति ने इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। इनमें जो है पेशवा अमात अलग अलग यहाँ पे था, तो आपको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ छोटी वाला क्लास में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रवेश कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? 32 का बताओ। बिल्कुल सही हो जाएगा, हम्पी में। देखो भाई, कर्नाटक के जो है बेल्लारी जिला का नाम आपने जरूर सुना होगा। बेल्लारी जिला में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडहरों को जो है देखने से सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख आधार भू राजस्व था, जिसे क्या कहा गया है भाई? यहाँ पे लिख देता हूँ, सिप्ट है ना, सिप्ट कहा जाता था। एक डेट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1565 का टाइम है। 1565 ईस्वी में विजयनगर और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर द्वारा निर्मित संघ के बीच तालिकोटा या राक्षस तगरी युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो ये युद्ध होता है। तो प्रश्न यहाँ पे कई बार पूछता है तालिकोटा का युद्ध या फिर उसी को कहते हैं राक्षसी तागरी का युद्ध, ये कब होता है? तो ये 1565 में, सॉरी 1565 में होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। लंबा वीडियो हो गया ना, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा अभी 35 मिनट की, अब मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था, 35 का, तो बता दो ए हो जाएगा, जफर खान का मृत्यु होता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 34 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ जो है स्थानांतरित की थी, ये पूछ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, दौलताबाद किया था। देखो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कब, तो ये कई बार डेट पूछ लेते हैं, तो ये 1327 की बात है। ये दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। इसके पीछे उसका तर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कुशलता और शासन करने में जो है मदद मिलेगी, इनका ये कहना था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था ये कई बार पूछ लेता है, तो ये 1325 से लेके 1351 तक था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता जो रहला नामक पुस्तक का मतलब रहला नामक पुस्तक जो इब्न बतूता लिखा था, इसी के शासनकाल में भारत में आता है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शेष बिंदु पर थी? अच्छा, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा जहांगीर। शुष्क बर्फ होता है, बिल्कुल बी हो जाएगा। शुष्क बर्फ जो है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखो भाई, शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ जिसे हम लोग कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें। ठीक है, इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि समान बर्फ की तरह यह ठोस से द्रव में कन्वर्ट नहीं होता है, जबकि यह निम्न वायुमंडलीय दाब और उच्च ताप पर ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आप कहिएगा सर, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपका कवर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डिस्कशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे खंगाल लो, कहीं भी खंगाल लो। अगला क्वेश्चन, कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? 37 का बिल्कुल डी हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में तो कहते हैं सब्लिमेशन और हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कपूर को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। उत्पादन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म किए जाने पर वे जो है द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे किस में चला जाता है? वाष्प में चला जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं भैया क्या कहते हैं बताओ? वाष्प में चले जाते हैं तथा वाष्प को ठंडा किए जाने पर यह पुनः ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इनके अन्य उदाहरण है, कपूर हो गया आपका, नैप्थलीन हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, शुष्क बर्फ हो गया। ये किसका उदाहरण है? तो ये सब्लिमेशन का ही उदाहरण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन है कि भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई केश कल्प में जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका है? 38 का बिल्कुल ए हो जाएगा, रंजक का ऑक्सीकरण करना। आगे बढ़ जाते, पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, सबको पता है। ठीक है,
शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना, तो ये 7 होता है, 7 के आसपास होता है। ठीक है, 7 से कम जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, 7 से कम वाला, 7 से ज़्यादा वाला जो होता है वो क्षारीय होता है। पीएच मान की अवधारणा सबसे पहले कब दिया था, 1909 में दिया था। कौन दिया था, नाम आपको पता है, दिया था, इसका नाम था कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री जिसका नाम था सॉरेन, है ना, सॉरेन के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से किसे जो है श्वेत धातु कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 नंबर का बिल्कुल सी हो जाएगा। प्लेटिनम को जो है हम लोग श्वेत धातु कहते हैं। देखो भाई, प्लेटिनम एक श्वेत धातु है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है प्लेटिनम को। इसे एटम उत्प्रेरक भी कहते हैं। यह न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है और ना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसमें भी नहीं घुलता है, इसलिए इसे हम लोग ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है, अविषैला है, विषैला नहीं है। 41 का बिल्कुल बी, सोना भाई साहब, सोना, नाम से ही आपको पता चलो। देखो, सोना प्रकृति में अविषैली धातु है। सोना अत्यंत चमकदार बहुमूल्य धातु है। इसमें चांदी का मिश्रण करने से जो है रंग हल्का और तांबे को मिलाने पर सोना पीला हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करें कि चूना का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, दुधिया हो जाता है, 42 का बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। चूने का पानी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, CO2 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 OH2 का बी इज द राइट आंसर। भाई चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर CaCO2 बनाने के कारण क्या होता है, दुधिया हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है, 43 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। आयोडीन परीक्षण का उपयोग कार्बन हाइड्रोक्साइड का पता लगाने के लिए होता है। आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जी में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है और आयोडीन विलयन और पोटेशियम आयोडाइड की जो है जलीय विलयन में आयोडीन घुला रहता है और यह कार्बन हाइड्रेट से जो है अभिक्रिया कर पर्पल ब्लैक रंग उत्पन्न करता है और इसी से हम लोग पता लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले का उपयोग होता है, कोयलों का उपयोग जाहिर सी बात है जलाने में उपयोग होता है, खाने में उपयोग नहीं होता भाई साहब, जलाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे, 45 का बिल्कुल बी हो जाएगा। संपीड़ित गैस को जो है यहाँ पे छोड़ने पर ऐसा हम लोग कर सकते हैं। देखो, कमरे को जो है संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होता है जिसे किसी कमरे या अन्य स्थान को ठंडा करने में मदद मिलता है या फिर मदद होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करें कि मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है, 46 का बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं थर्मोटोप्रिज्म, थर्मोटोपिज्म इसे हम लोग कहते हैं, थर्मोटोपिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। दाब की इकाई क्या है भाई साहब, 47 का, तो आपके ऐसा ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है ना, ध्यान रखिएगा, दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यह दाब का ऐसा मात्रक है, इसे पास्कल भी कहा जाता 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 है। न्यूटन का बल का, न्यूटन जो है बल का मात्रक है, न्यूटन मीटर या जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर आघूर्ण आघूर्ण का ऐसा मात्रक है, आपको पता होना चाहिए, और न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पेंडुलम घड़ी की जो है समयावधि दोलन काल होता है, कितना होता है, 48 का बिल्कुल आंसर जो टिक करो यहाँ पे बी, 2 सेकंड का होता है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करें, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है क्योंकि क्या कारण होता है, 49 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा भाई, वे उन पर जो है पड़ने वाले ताप को क्या करता है, ये परावर्तित करते हैं, परावर्तित करते हैं, परावर्तित करते हैं, इस कारण से। अगला क्वेश्चन है, जो एलईडी होता है ना, एलईडी प्रकाश उत्सर्जन डायोड जिसे हम लोग कहते हैं, तो संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, 50 का बिल्कुल डी वाला जो है सही नहीं है। करा जो एलईडी में जो है पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये गलत ही आपको चूज करना था। बाकी एलईडी में आप देखेंगे तो ये सही है, एलईडी प्रकाश स्रोत और विद्युत का कम खपत करता है, बिल्कुल है। एलईडी जो है प्रकाश बल्ब में अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, मतलब कि ज़्यादा टिकाऊ होता है। एलईडी लाल, हरे, पीले, नीले, ये सफेद रंगों का जाहिर बात है मिश्रण होता है, ये सारे अलग अलग रंगों में अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है, कौन से सबसे ज़्यादा कौन सा झुकता है, 51 का, 51 का बिल्कुल डी हो जाएगा, बैगनी। देखो भाई, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है, तो ये बैगनी झुकता है, ध्यान रखना। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तनांक के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ वह विभिन्न रंगों में बट जाता है और इस प्रकार यह 7 रंग आपको वहां से दिखाई देगा, आपको पता होना चाहिए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, जिसमें लाल रंग प्रकाश का सबसे कम और बैगनी प्रकाश का सबसे अधिक जो है विक्षेपित होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 52 है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से
अधिक सुचालक पदार्थ है, अधिक सबसे ज़्यादा अधिक सुचालक, कुछ चालक नहीं कर रहा है, सुचालक कर रहा है, तो देखो चांदी ऑप्शन में है तो डायरेक्टली आप चांदी टिक करेंगे ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है ये पूछ रहा है, तो बिल्कुल डी हो जाएगा, रॉकेट में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, 54 का बी हो जाएगा भाई, इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक सर्वाधिक जो है प्रत्यास्थता कौन है, किसका है, ये ऑप्शन में जो दिख रहा है उसके हिसाब से देखो यहाँ पे सही से टिक करना, बिल्कुल सी स्टील का सबसे ज़्यादा जो है प्रत्यास्थता होता है, कुछ लोग प्लास्टिक टिक करेंगे, गलत है। जो कौन सा जो है मेरुदंडनीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, 56 का बिल्कुल डी हो जाएगा, प्लीहा स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के जो है मानव शरीर के जो है किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है, 57 का। देखो इसका आंसर यहाँ पे ई होगा, ई इसलिए होगा क्योंकि प्राणियों के शरीर की जो है बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंग की जो है बाहरी सतह या फिर बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक या उपकला कोशिका कहते हैं। तो वास्तव में उपकला कोशिका शरीर की एक विशिष्ट कोशिका होती है जो कि अंगों का रक्षा करता है, तो वो अलग अलग जैसे गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, जिगर हो गया, अलग अलग जगह पाया जाता है, तो इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब में पाया जाता है, खाली बाल को छोड़ के सब में। ठीक है, तो एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लैंगिक जनन से जो है आनुवंशिक विचरण होती है, कौन सा होगा राइट आंसर सब्जेक्ट का, बिल्कुल डी हो जाएगा भाई, सभी हो जाएगा। ये यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगा, क्रोमोसोम में बदलाव हो जाएगा, जीन मतलब कि जो यहाँ पे शफिंग है इसमें भी मतलब जीन के मिश्रण, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनना है, संवहनी पौधे को, देखो 59 का अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डी हो जाएगा। फर्न होता है, देखो भाई संवहनी पौधे का मतलब होता है फर्न जो है एक अपुष्पक पौधा है, इसके जड़ तना पत्ती आदि में बांटा जा सकता है, यह बीजाणुधानी से जो है बीजाणु उत्पन्न करता है और इसके नए पौधे की उत्पत्ति होती है। फर्न संवहनी पौधा है, वास्तव में संवहनी उन पौधों को कहते हैं, संवहनी किस पौधे को कहेंगे तो आप कहेगा सर संवहनी उस पौधों को कहते हैं जिनमें जल और खनिज को जो है भूमि के पादपों के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए अनेक ऊतक पाए जाते हैं, उसे हम लोग संवहनी पौधे कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में रंध्र बहुत इंपॉर्टेंट है, खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए भाई। आंसर इसका जो है यहाँ पे आप देखेंगे पोटेशियम हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोटेशियम, के का मतलब पोटेशियम होता है। रंध्र पौधे में रंध्र का खुलना पोटेशियम के प्रवाह के कारण होता है। रंध्र पौधे के जो है अधिकांश जो है वायवीय या फिर वायवीय कह सकते हैं भागों में, विशेष रूप से पत्तियों के जो है बाह्य त्वचा में मुख्य द्वार होता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन गैसीय विनिमयन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। रंध्र में जो है सेम का आकार की दो जो है कोशिका पाई जाती है जिन्हें रक्षक कोशिका भी कहा जाता है, और यह रंध्र के खुलने और बंद होने को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटी फर्टिलाइजेशन स्रावित होता है, क्या हो जाता है भाई, एंटी फर्टिलाइजेशन प्रभावित होता है, ये पूछ रहा है 61 का है ना, सी हो जाएगा, शुक्राणु द्वारा होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर को जो है तापमान को नियंत्रित करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं भाई, तो बिल्कुल ये दे सकते हैं 63 का, बिल्कुल यहाँ पे इसका ए हो जाएगा 1 साल। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से जो है अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, तो इसका बी हो जाएगा भाई, यह जो है अंध स्तर के साथ एक कोण पर है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का है आपके सामने, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, 65 का आंसर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य के। अगला क्वेश्चन है, कानून जो है संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है, पोल साइंस का क्वेश्चन पे आ गए हो आप, बी हो जाएगा भाई, जॉन आइंस्टीन का यह स्टेटमेंट था। ठीक है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन यह स्टेटमेंट जो है जॉन आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति कुंडली किसने कहा, बिल्कुल ये हो जाएगा के.एम. मुंशी के द्वारा यहाँ पे कहा गया था। चलो भाई अब मैं थोड़ा सा फास्ट में भगाऊंगा आप लोगों को साथ में। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में जो है अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण जो है समाविष्ट है। अभी आपने देखा ना, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, ये 1955 में लाया गया था, क्वेश्चन नंबर 68 का 17 में, तो डी हो जाएगा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 17 में इसके बारे में प्रावधान है ना। चलो एक मिनट आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है अभी भारत की राष्ट्रपति है, तो कौन से नंबर का है ये पूछा है, तो ये 15वें नंबर का है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन, भारत में जो है धन विधेयक को कौन पारित करता है, 70 का, बिल्कुल सी हो जाएगा, स्पीकर के द्वारा किया जाता है भाई।
देखिए अनुच्छेद 124 के तहत ये भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 124 क्लोज 4 मतलब यहाँ पे कह सकते हैं खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद पर, ओ क्या मैं बोल रहा हूँ यार, माफ़ी चाहता हूँ यार, जस्ट वेट। ये तो क्वेश्चन ये था, धन विधेयक वाला क्वेश्चन था। देखो 110 आर्टिकल 110 के तहत होता है भाई, 110 में क्या बोल दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो देखो भारत में धन विधेयक को जो है अध्यक्ष मतलब स्पीकर पारित करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 के संविधान के जो है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषा किया गया है। अनुच्छेद 10(3) के तहत यह जो है प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। ठीक है, तो धन विधेयक के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करेगा। राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं है इसमें से, बिल्कुल इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान नहीं है। मैं आपको बता दूं आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा जो है अपने कुल सदस्य की संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम कितना, तो 2/3 3 में से 2 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया। ये बेसिक बातें हैं यार। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति किया। लोकायुक्त की नियुक्ति किया है भाई 72 का, बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण का बिल्कुल आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली जिसे हम लोग त्रिस्तरीय कहते हैं, त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राय मेहता कमेटी कब किया था। तो यह जो है 1957 का डेट सबको पता होना चाहिए ना। तो 1957 ईस्वी में की थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 2 अक्टूबर, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 कब 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर पंचायत राज का उद्घाटन किया था, है ना। तो ये भी ध्यान रखना 1959 है ये। पंचायती राज समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय आधार पर यह था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, कौन दे सकता है। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन दे सकता है, बिल्कुल सी हो जाएगा, चुनाव आयोग का ये काम है। और अनुच्छेद 324 में इसके बारे में प्रावधान है। मैं आपको बता दूं राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा चुनाव आयोग देता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना है भैया, 8 है, नहीं 8 नहीं है, हाँ 8 ही है, सॉरी। भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या अभी प्रेजेंट टाइम में 8 ही है। मैं 2025 का बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय दलों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें जो है राष्ट्रीय दल जो है कौन कौन सा है, एक तो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता दल है, दूसरे नंबर कह सकते हैं, तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय कांग्रेस बोल सकते हैं, चौथे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस कह सकते हैं, पाँचवें नंबर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस है शायद, एनसीपी जैसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और छठे नंबर पे सीपीआई का नाम आपने जरूर सुना होगा, जैसे हिंदी में हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। सातवें नंबर पे आप कह सकते हैं सीएमआई, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और आठवें नंबर पे शायद एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है ना। ये टोटल भी 8 पार्टी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया, मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया। 75 का ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है भाई, 75 का मेरे हिसाब से सी होगा, केरल हो जाएगा। 2019 में ये सेट हुआ था, एक बार देख लेना, सी ही आंसर केरल ही, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था कहाँ पे, 76 का, बी हो जाएगा वनवाली। वो देखो भाई वनवाली की मैं बात कर लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वनवाली, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित, हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा से हल का टेरा, हरियाणा, तो हरियाणा वनवाली में है, और यहीं पे हल का टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है जो मिट्टी का बना हुआ खिलौना होता है ना, जो आग में पका दिया जाता है, उसे टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हरियाणा से मिला। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेगास्थनीज दूत था किसका था भाई, 77 का, बिल्कुल ये हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का। अगला क्वेश्चन है शक संवत वर्ष का प्रारंभ हुआ, 78 का, तो सभी को पता है, मैं बोल सकता हूँ 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा किसके शासन काल में हुआ था, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, कुषाण शासक था, कनिष्क के समय में ये हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, मुद्रा राक्षस 79 का, ये हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, ये पूछा राशि का, बिल्कुल सी हो जाएगा, नदिया, बाकी नालंदा, विक्रमशिला, ये सब पता है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस काल में अछूत की अवधारणा को स्पष्ट का उद्धत हुई है, 81 का, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगीर में ही होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और बिल्कुल आंसर भी हो जाएगा डी, अजातशत्रु। देखो भाई
अजातशत्रु की बात करें तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध के शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर, जिसे हम लोग राजगीर कहते हैं अभी, में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब, तो ये 483 ईसा पूर्व में, और इसका अध्यक्षता जो है महाकश्यप द्वारा किया गया था, तो उस समय किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, तो बृहद्रथ का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? बृहद्रथ इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग स्थापना, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना होता है? बिल्कुल यहाँ पे गुप्त शासक द्वारा किया गया था, है ना। नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यह एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में किसको जो है मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो किसको जाता है ये? 85 का बिल्कुल सी हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम। हांजीगोडू किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? ठीक है, 86 का बिल्कुल बता दो सभी लोग। डी हो जाएगा, ये हड्डी जोड़ रोग है। अगला क्वेश्चन है, हालिया अपडेट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है? जीडीपी की गणना, ये करंट अफेयर क्वेश्चन बता दो 87 का सभी लोग। बी हो जाएगा भाई, अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2000। देखो, भारत सरकार ने जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष जो है ना 2011-12 से संशोधित करके अब 2000 कौन सा 22-23 कर दिया है ना, 2022-23 कर दिया। पहले क्या था 2012-13 था। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे डी टिक करेंगे, नहीं, अभी जो है ये संशोधन उसमें करके 22-23 आधार वर्ष रखा गया है जीडीपी के लिए, तो ये गलती मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? क्वेश्चन नंबर 88 बिल्कुल ये हो जाएगा, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब 85 के बाद 15 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं लिया हूँ। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? एक महीने का बिल्कुल ये हो जाएगा, न्यू दिल्ली में 2024 में किया गया था। अगर भारत में जो है भारत में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया गया? 90 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा भाई, सांख्यिकी और क्रियान्वयन, यहाँ पे क्रियान्वयन होगा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत क्रोलर डोजर, जिसे हम लोग BD475-2 डोजर लॉन्च किया है? तो भाई ये किस कंपनी के द्वारा ये किया गया है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, 91 का, तो आंसर ये हो जाएगा भाई, ये मतलब कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसे हम लोग BEML कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई 92 का, बताओ सभी लोग आंसर। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ पे स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 92 का, सी हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, उर्स महोत्सव राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है? उर्स महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये हो जाएगा, अजमेर में। देखो भाई 883वें उर्स की उल्टी गिनती शुरू हो गई, और यह अजमेर के राजस्थान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें गरीब नवाब भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के साथ भारत आए और सूफीवाद के चिश्तिया संप्रदाय को जो है बढ़ावा दिया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य इतना इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज़ में था, बताइएगा। 94 का बिल्कुल डी हो जाएगा, ये असम राज्य में है। कागयेद नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष जो है किस राज्य में मनाया जाता है? 95 का, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वार ग्रंथियों को समर्थन देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ये पूछ रहा है 97 का, तो आंसर इसका सी हो जाएगा भाई, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। अगला क्वेश्चन है, 34वें व्यास सम्मान 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है ना, तो 97 का आंसर बी हो जाएगा, ये सूर्यबाला को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब लास्ट टॉप पे हम लोग आ गए हैं, 98 का देख लीजिए, कह रहा है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 99 का बिल्कुल डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। और हाल ही में किस संगठन ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया है? कौन सा संगठन ने किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, इसे NOAA कहते हैं, सॉरी NO, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे NOAA कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा जीका वायरस बहुत इंपॉर्टेंट था, किस मच्छर द्वारा फैलता है जीका वायरस? तो आंसर यह हो जाएगा बी, एडिस मच्छर के द्वारा, ये लगातार न्यूज़ में था। देखो भाई
इसका जो मैं ये पीडीएफ दिया हूँ उसका प्रिंट आउट करवा लेना, और उसका डिटेल में एनालिसिस दिया हूँ जो कि हर एक मॉक टेस्ट में आपको नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं वो दिया हूँ। तो इसका चाहे करंट अफेयर्स का हो चाहे बाकी सेक्शन का हो, कंप्लीट जो डिटेल एनालिसिस में जो करवाया हूँ, पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा के सबको डिटेल में जरूर करिएगा। तभी आप जो है सिर्फ मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो 40 सेट करवा रहा हूँ, यहाँ से 65 से 70 क्वेश्चन आपको जो दिखेगा, तो ये मॉक इसका सोल्यूशन करना जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करेंगे तो उसमें मॉक टेस्ट सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है, और एक बार पढ़ो सभी एग्जाम को क्लियर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और इससे पहले वाले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसका यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाके सारे मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।